नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कनकलता और मैं हूं मुनीश शर्मा। आज हम आपके समक्ष 1 से 15 मई का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, दशकों से चली आ रही चुनौतियों को पहचान कर केंद्र सरकार राष्ट्र प्रथम के मंत्र से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 21वीं सदी की पीढ़ी को समस्या नहीं, समाधान की दिशा में आगे ले जाना चाहती है। इसलिए वर्ष 2025 के शुरुआती 100 दिनों में केंद्र सरकार ने वक्फ से जुड़े कानून में बदलाव कर मुस्लिम समाज को पारदर्शिता के साथ सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाया है। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता के अभाव की वजह से 21,000 से ज्यादा मुकदमे देश भर में हो गए थे। वक्फ को लंबे समय तक देश में धार्मिक नजरिए के रूप में परिभाषित किया जाता रहा, जबकि वक्फ सिर्फ संपत्ति प्रबंधन, शासन और प्रशासन का मामला है। भारत की अलग अलग अदालतें कई स्तर पर वक्फ को वैधानिक निकाय बता चुकी हैं। ऐसे में देश भर में व्यापक मंथन, संसदीय समिति में विस्तृत चर्चा और संसद में लंबी बहस के बाद वक्फ से जुड़ा विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक का प्राथमिक लक्ष्य रिकॉर्ड रखने में सुधार करना, कुप्रबंधन को कम करना और जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। ये मुस्लिम समुदाय के अपनी धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का प्रबंध करने के अधिकार को छीनता नहीं है, बल्कि इन संपत्तियों को पारदर्शी और कुशलता से प्रबंधित करने की एक रूपरेखा पेश करता है। वक्फ का उद्देश्य हमेशा से गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास और सहायता प्रदान करके समुदाय की मदद करना रहा है। हालांकि कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अक्षमता जैसी समस्याओं ने अक्सर वक्फ की संपत्तियों को उन लोगों तक लाभ पहुंचाने से रोका है जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और गरीबी को कम करने पर केंद्रित करके इसे ठीक करना है। साथ ही विधेयक ये भी सुनिश्चित करता है कि वक्फ की संपत्ति और धन का उपयोग गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में किया जाए। इसके अतिरिक्त विधेयक में गैर मुस्लिमों की भूमि पर विवादों को रोकने के उपाय शामिल हैं, ताकि कल्याणकारी प्रयासों में बाधा न आए। वक्फ से जुड़े कानून के जरिए केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों के हितों को विशेष रूप से सुरक्षा कवच देकर हाशिए से मुख्य धारा में लाने की क्रांतिकारी पहल की है। उनके जीवन को सशक्त करते हुए विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। वक्फ से जुड़े कानूनों में क्रांतिकारी सुधार ही हमारे इस बार के अंक की आवरण कथा बनी है। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं वक्फ कानून में सुधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूँ। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसमानदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। वक्फ बिल पर हुई बहस हमारे संसदीय इतिहास की दूसरी सबसे लंबी डिबेट थी। 75 साल में दूसरी सबसे लंबी डिबेट। इस बिल को लेकर दोनों सदनों को मिलाकर 16 घंटे चर्चा हुई। जेपीसी की 38 बैठकें हुई, 128 घंटे चर्चा हुई। देश भर से लगभग 1 करोड़ ऑनलाइन सुझाव आए। ये दिखाता है कि आज भारत में लोकतंत्र सिर्फ संसद की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। हमारा लोकतंत्र जन भागीदारी से और अधिक मजबूत हो रहा है। दोस्तों, वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका इतिहास हदीसों से जुड़ा हुआ है। आजकल जिस अर्थ में इसका इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान या पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। वक्फ का समकालीन अर्थ इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर के समय में अस्तित्व में आया। आज की भाषा में वक्फ एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्ती है, जहां कोई व्यक्ति धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए संपत्ति को दान करता है। इसमें दान निजी चीज का ही किया जा सकता है, सरकारी संपत्ति या किसी और की संपत्ति का दान नहीं कर सकते। संसद से पारित ये विधेयक जमीन की सुरक्षा प्रदान करेगा। अब किसी की जमीन घोषणा मात्र से वक्फ नहीं बन जाएगी और उससे पुरातत्व सर्वेक्षण की जमीन को सुरक्षा मिली है।
विधेयक की अनुसूची 5 और 6 के अनुसार आदिवासियों की जमीन सुरक्षित हो जाएगी। इसके साथ ही आम नागरिक की निजी संपत्ति भी सुरक्षित हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, दान तो केवल अपनी संपत्ति का ही किया जा सकता है, इसलिए स्वामित्व के बिना वक्फ निजी संपत्ति नहीं ले पाएगा। पूरी तरह से पारदर्शिता लाने के लिए वक्फ अधिनियम में सूचना देने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। नए कानून के अनुसार वक्फ की संपत्ति घोषित करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है और अब इसे कलेक्टर से सत्यापित कराना होगा। इसके साथ ही नए वक्फ का पारदर्शी तरीके से पंजीकरण भी कराना होगा। अब मुस्लिम भी ट्रस्ट अधिनियम के तहत अपना ट्रस्ट पंजीकृत करवा सकते हैं और अब इसके लिए वक्फ कानून जरूरी नहीं है। पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए वक्फ बोर्ड और इसके परिषद में जिन गैर मुस्लिम सदस्यों को रखा जाएगा, उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित नहीं होगा। वे सिर्फ ये सुनिश्चित करेंगे कि दान से संबंधित मामलों का प्रशासन नियम के अनुरूप हो रहा है या नहीं। वक्फ भारत में ट्रस्ट की तरह है। ट्रस्ट में ट्रस्टी और एक मैनेजिंग ट्रस्टी होते हैं। वक्फ में वाकिफ और मुतवल्ली होते हैं, जो इस्लाम के अनुयायी होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में धार्मिक दान से जुड़े कार्यों में किसी गैर इस्लामिक सदस्य को जगह नहीं मिलेगी। उनका कहना है कि धार्मिक संस्थाओं के संचालन में गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान नहीं है और हम ऐसे प्रावधान करना भी नहीं चाहते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष भ्रांति फैला रहा है कि ये विधेयक मुस्लिमों के धार्मिक क्रियाकलापों और उनके द्वारा दान की गई संपत्ति में दखल के लिए लाया जा रहा है। उनका कहना था कि वक्फ शब्द ही इस्लाम से आया है, इसलिए वक्फ वही कर सकता है जो इस्लाम का अनुयायी हो। उन्होंने कहा कि वक्फ धार्मिक चीज है, लेकिन वक्फ बोर्ड या वक्फ परिषद धार्मिक नहीं है। कानून के मुताबिक चैरिटी कमिश्नर किसी भी धर्म का व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि उसे ट्रस्ट नहीं चलाना। उसे ये सुनिश्चित करना है कि चैरिटी कानून के हिसाब से बोर्ड का संचालन हो। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ये धर्म का नहीं, प्रशासन का काम है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वक्फ बिल पर बहस के दौरान लोकसभा में कहा कि हिमाचल प्रदेश में वक्फ की संपत्ति बताकर उस जमीन पर अवैध मस्जिद बनाने का काम किया गया। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये सारा पैसा गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए है, न कि धन कुबेरों की लूट के लिए। उन्होंने कहा कि देश के कई चर्चों ने वक्फ बिल का समर्थन किया है, क्योंकि वो इसे मुस्लिम समुदाय की सहानुभूति जीतने का जरिया मानते हैं। 4 साल में मुस्लिम भाइयों को भी पता चल जाएगा कि ये विधेयक तो उनके फायदे का है। केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि मुस्लिमों के धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से जुड़े ट्रस्ट यानी वक्फ में सरकार कोई भी दखल नहीं करना चाहती। मुतवल्ली, वाकिफ, वक्फ सब उनके ही होंगे, लेकिन ये जरूर देखा जाएगा कि वक्फ की संपत्ति का रखरखाव ठीक से हो रहा है या नहीं, वक्फ का संचालन कानून के मुताबिक हो रहा है या निजी उपयोगिता के हिसाब से। उन्होंने सवाल किया कि सैकड़ों साल पहले किसी बादशाह की दान की गई संपत्ति को 12,000 रुपए के मासिक किराए पर 5 सितारा होटल बनाने के लिए देना कहां तक उचित है। ये पैसा गरीब मुसलमान, तलाकशुदा महिला, अनाथ बच्चे, बेरोजगार मुसलमानों की भलाई और उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए खर्च किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ के पास लाखों करोड़ों रुपए की भूमि है, लेकिन आय सिर्फ 126 करोड़ रुपए है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब 2013 का संशोधन विधेयक पेश किया गया था, उस समय सरकार में रहे वरिष्ठ नेताओं ने वक्फ की संपत्ति की लूट खसोट रोकने के लिए कड़े कानून बनाने और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने की वकालत की थी, जबकि मौजूदा विधेयक से पारदर्शी ऑडिट हो सकेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपने संशोधन में लिखा था कि वक्फ बोर्ड के ऑर्डर को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन सच ये है कि अब इसे अदालत में चुनौती देने का प्रावधान है। उनका कहना था कि वक्फ से जुड़े विधेयक में जिला कलेक्टर की भूमिका उसी तरह की है जैसे किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदने पर होती है। देश में जब किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी होती है तो कलेक्टर ही ये तय करता है कि जमीन का मालिकाना हक किसके पास है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का स्पष्ट सिद्धांत है कि वोट बैंक के लिए हम कोई कानून नहीं लाएंगे, क्योंकि कानून न्याय और लोगों के कल्याण के लिए होता है। इसी सदन में मोदी सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण का कानून लाई और पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार दिया गया। उन्होंने कहा कि सबको अपने धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, लेकिन लोभ,
लालच और भय से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ये देश की संसद द्वारा बनाया गया कानून है जिसे सबको स्वीकारना पड़ेगा। ये भारत सरकार का कानून है जो सब पर बाध्य है और सभी को इसे स्वीकारना होगा। वक्फ विधेयक के लागू होने के बाद वक्फ की संपत्तियों में भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। वक्फ के नाम पर औने पौने दामों में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पर दे रखा है। इससे वक्फ की आय कम होती जा रही है, जबकि वक्फ के पैसे से अल्पसंख्यक समुदाय का विकास होना चाहिए और इस्लाम धर्म की संस्थाओं को पुख्ता करना चाहिए। इस पैसे की चोरी पर रोक लगाना ही वक्फ बोर्ड और उसकी परिषद का काम होगा। वक्फ का उद्देश्य हमेशा से गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास और सहायता प्रदान करके समुदाय की मदद करना रहा है। हालांकि कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अक्षमता जैसी समस्याओं ने अक्सर वक्फ की संपत्तियों को उन लोगों तक लाभ पहुंचाने से रोका है जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य प्रणाली को अधिक पारदर्शी, अधिक कुशल और गरीबी को कम करने पर केंद्रित कर इसे ठीक करना है। वक्फ प्रबंधन में एक बड़ी समस्या पारदर्शिता की कमी रही है। इससे भ्रष्टाचार और धन का दुरुपयोग होता है। नया विधेयक सभी वक्फ संपत्तियों को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल प्रस्तुत करता है। इससे उन्हें ट्रैक करना, ऑडिट करना आसान हो जाता है और ये सुनिश्चित होता है कि धन का दुरुपयोग न हो और उसे गरीबों की मदद पर ही खर्च किया जाए। अनिवार्य वित्तीय ऑडिट और डिजिटल रिकॉर्ड के बल पर ये परिवर्तन भ्रष्टाचार को कम करेगा और वक्फ प्रबंधन को लोगों के प्रति और ज्यादा जवाबदेह बनाएगा। विधेयक ये सुनिश्चित करता है कि वक्फ की संपत्ति और धन का इस्तेमाल गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाए। निस्संदेह वक्फ संशोधन विधेयक 2025 भारत में वक्फ संपत्ति के प्रबंधन, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाता है। इस कानून से मुकदमेबाजी और न्यायिक निरीक्षण की कमी जैसे विषयों को ठीक किया गया है। इसके प्रमुख परिवर्तनों में वक्फ के गठन को फिर से परिभाषित करना, सर्वेक्षण और पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार करना, सरकारी निगरानी को सशक्त बनाना, गैर मुस्लिम सदस्य और महिलाओं को वक्फ से संबंधित निकायों में शामिल करके सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। सही अर्थों में यह वक्फ संपत्ति के प्रबंधन के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिसका धर्म से कोई सरोकार नहीं है। वंचितों का समर्थन करते हुए एक निष्पक्ष और अधिक न्यायपूर्ण समाज स्थापित करने जैसे सुधारों के माध्यम से वक्फ अपने मूल मिशन को पूरा करने में सक्षम होगा। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। अपनी आवरण कथा पर चर्चा कल भी हम जारी रखेंगे। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी एक अलग खास पहचान बना चुकी है और इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-NIS@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। तो श्रोताओं, अब दीजिए इजाजत। मैं हूँ मुनीश शर्मा और मैं हूँ कनकलता। धन्यवाद।